जय हिंद दोस्तों, and I welcome you all to the audio revision number 2 of GST for May and November 2024। और आज का टॉपिक है शेड्यूल नंबर 1 which falls in chapter number 2 supply under GST, जहां पर 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है even if consideration is not involved in the transaction। जिसमें सबसे पहला आता है permanent transfer or disposal of business assets on which input tax credit has been claimed। अगर आपने कोई भी सामान जो कि बिजनेस का था जिस पर आपने आईटीसी उठा लिया, तो सरकार आईटीसी का आपको बेनिफिट इस भरोसे से देती है कि जब आप आगे सामान को बेचोगे तो आगे से टैक्स कलेक्ट कर लोगे। लेकिन आपने आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आपने तो उसे फ्री का दे दिया, तो सरकार ने उसे सप्लाई मान लिया है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इफ यू हैव नॉट क्लेम्ड आईटीसी, अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया था और फिर उसे डिस्पोज ऑफ किया, फिर उसे परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, तब उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो अगर आईटीसी क्लेम्ड है तो सप्लाई माना जाएगा, आईटीसी क्लेम्ड नहीं है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेकेंड सिनेरियो पर आते हैं, सेकेंड केस पर आते हैं, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन वो होते हैं जो एक दूसरे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना होगा और वो है कि फैमिली मेंबर्स, जिससे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, जिसमें फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आते हैं जिन्हें रिलेटेड माना जाएगा। स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी तो आते ही आते हैं, बीवी बच्चे, या अगर वाइफ है तो उसके लिए हस्बैंड और बच्चे तो आते ही आते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स of the assessee who are wholly dependent on the assessee। तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी एंड भाई बहन वो आएंगे who are wholly dependent upon the assessee। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटेड पर्सन माना गया और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 में भी डाला गया। तो मैं आपको यहां पर क्लैरिटी देता हूं कि एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट मिलती है फ्रॉम द एम्प्लॉयर विच इज अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा, जिसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो आप लोगों को लिमिट पता है कि अगर गिफ्ट 50,000 रुपए तक का है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, 50,000 से ज्यादा का है, इन दैट केस जीएसटी विल बी चार्ज्ड। सेकेंड केस का ही दूसरा हिस्सा है डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन वो होता है जिसके 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, वेदर इन द सेम स्टेट और अदर स्टेट्स, और उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। मतलब लेट्स से अगर मध्य प्रदेश में मेरे 2 ब्रांचेस हैं, वन इन ग्वालियर अनदर इन इंदौर, एंड बोथ आर सेपरेटली रजिस्टर्ड, तो एनी इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम ग्वालियर टू इंदौर ब्रांच, उस पर सप्लाई माना जाएगा इवन इफ दैट इज विदाउट कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट सिनेरियो, अगर मेरे 2 ब्रांचेस हैं और 2 डिफरेंट स्टेट्स में हैं, तो यहां तो आपको पता है कि आपको 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। लेट्स से एक राजस्थान जयपुर में मेरा ब्रांच है और एक कोलकाता वेस्ट बंगाल में ब्रांच है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब अगर जयपुर से कोलकाता गया, जयपुर से कोलकाता इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर हुआ, तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि ब्रांच नंबर 1 एंड ब्रांच नंबर 2 of Jaipur and Kolkata respectively are distinct person। अगर एक इंसान के 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं जिनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो वो जो ब्रांचेस हैं एक दूसरे के लिए क्या कहलाए जाते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाए जाते हैं। अच्छा राठी जी ये बताइए, अगर एक स्टेट महाराष्ट्र में, एक मुंबई में है और एक पूना में है, और ये अलग अलग रजिस्टर्ड नहीं है राठी जी, पहला वाला ब्रांच जो मुंबई वाला है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है, दूसरा वाला ब्रांच जो पुणे में है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है, और अगर पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे समान गया फिर क्या होगा? इन दैट केस गाइस, उसे डिस्टिंक्ट पर्सन्स नहीं माने जाएंगे, मतलब दे आर नॉट टू सेपरेटली रजिस्टर्ड पर्सन्स, एंड देयरफॉर एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन मुंबई
पुणे और वाइस वर्सा विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस डिस्टिंक्ट एक दूसरे के लिए नहीं थे। ऑलराइट गाइस, नाउ दैट टेक्स मी टू द थर्ड पॉइंट, द थर्ड सिनेरियो। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जिसे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है, कि अगर आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है इन वन स्टेट, लेट्स से रेस्टोरेंट है, और दूसरा आपका दूसरे स्टेट में कोई अल्कोहल की शॉप है, तो अल्कोहल की शॉप को अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती जीएसटी लॉ में, क्योंकि अल्कोहल डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो जो अल्कोहल शॉप है फॉर द रेस्टोरेंट वाला विल बी कंसिडर्ड टू बी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, उसे भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। तो अगर रेस्टोरेंट से कुछ खाना जाता है अल्कोहल वाली दुकान पर, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, क्या उसे भी सप्लाई माना जाएगा एंड जीएसटी शैल बी लेवाइड? द आंसर इज यस। Coming on to the third scenario, which states supply between principal and agent. Supply between principal and agent, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो एक ही कंडीशन पर फॉर्म होता है, और वो कंडीशन क्या है कि जब एजेंट आगे सामान खरीदे या आगे सामान बेचे, तो इनवॉइस किसके नाम से रेज हो रहा है। इफ द इनवॉइस इज बीइंग रेज्ड on in the name of the agent himself, then there is principal agent relationship, and any transaction of goods, ध्यान दीजिएगा केस नंबर 3 में ओनली गुड्स कवर्ड है, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और वाइस वर्सा उसे सप्लाई माना जाएगा इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन कंडीशन एक ही ध्यान रखना है गाइस, एंड दैट सिंपल कंडीशन इज कि क्या एजेंट आगे अपने नाम से इनवॉइस रेज कर पा रहा है या नहीं। अगर हाँ, देन देयर इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एंड केस नंबर 3 शैल अप्लाई। लेकिन अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस रेज नहीं कर पा रहा है, देन देयर इज नो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। In that scenario, any transaction between principal or agent or vice versa without consideration will not constitute supply. And that brings me to the last scenario, the fourth scenario, which is a very important one, and ये सबसे ज्यादा बच्चे को परेशान करता है। That is importation of services by a person from a related person. हमने आउटसाइड इंडिया से क्या सर्विस, क्या इंपोर्ट करा है? सर्विसेज। फोर्थ वाले सिनेरियो में गुड्स नहीं आते, फोर्थ वाले सिनेरियो में सर्विसेज आती। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज by a person from a related person or any of his establishment outside India in the course or furtherance of business, चाहे कंसिडरेशन के बगैर हो, इसे भी सप्लाई माना जाएगा। तो फोर्थ वाले सिनेरियो के 3 हिस्से हैं, 3 पॉइंट्स हैं, और तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहला कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, दूसरा रिलेटेड पर्सन से होनी चाहिए, एंड तीसरा इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज से तो जुड़ा हुआ हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। करेक्ट। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सेक्शन 7(1)(b) जो कि कहता है कि अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हुई है फॉर अ कंसिडरेशन, तो उन्हें सप्लाई माना ही जाएगा, इवन दो दे आर नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आपने इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज करी और पैसा दे दिया, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला रिलेटेड था या नहीं था। अगर पैसा दे दिया तो वो 7(1)(b) में ही सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर पैसा नहीं दिया, क्योंकि शेड्यूल 1 में जो 4 सिनेरियोज हैं उसमें कंसिडरेशन नहीं होगा, तभी तो शेड्यूल 1 चेक करना है। तो शेड्यूल 1 के चौथे पॉइंट में कहते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब ये 3 पॉइंट सेटिस्फाइड होंगे, तभी ये इसको सप्लाई माना जाएगा इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। आई होप गाइस आपको शेड्यूल 1 के चारों पॉइंट्स रिकॉल हो गए हो थ्रू दिस स्मॉल रिविजन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड अलविदा।